हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आव्या क्लासेस। प्यारे बच्चों, आव्या क्लासेस में आपका बहुत 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 स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सेक्शन 6.3 वर्क के कंसेप्ट को समझने वाले हैं। तो इस वर्क को हम लोग डिफाइन करते हैं, किसी भी तरह की एक्टिविटी की जाए, कोई भी आदमी काम करता है, चाहे पढ़ाई कर रहा हो या फिर कोई यदि दौड़ रहा हो, सबको हम लोग वर्क बोलते हैं। लेकिन फिजिक्स में वर्क को डिफाइन कैसे किया जाता है? सो वर्क इज रिलेटेड टू फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट ओवर इट एक्ट्स। सपोज करो कि कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो किसी सरफेस पे रखा हुआ है। ये एक सरफेस है, ये सरफेस फ्रिक्शनलेस भी हो सकता है और यहाँ पर फ्रिक्शन भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। सो इसको खींचने के लिए हमने एक फोर्स लगाया और फोर्स का ओरिएंटेशन इस सरफेस जिस पर ये चल रहा है उससे थीटा एंगल है। सो बेसिकली इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट से थीटा एंगल में लग रहा है। सो ये फोर्स के कारण जो वर्क डन होगा, देखो, द ऑब्जेक्ट अंडरगोज अ डिस्प्लेसमेंट डी इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। मीन्स कि इस डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव एक्स ले लिया है। सो जो वर्क को आप डिफाइन करोगे वो क्या डिफाइन करोगे? डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, जब इसको एक्सपेंड करोगे तो एफ डी कॉस थीटा हो जाएगा और एफ कॉस थीटा इंटू डी। मीन्स कि आप बोलोगे वर्क इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स along डिस्प्लेसमेंट। प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स ऑन डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? प्रोजेक्शन वगैरह इस समय कोई भी डाउट हो तो स्केलर प्रोडक्ट का वीडियो हम लोगों ने बहुत अच्छे से बनाया है, उसको आप देख लेना, उसको समझ में आ जाएगा। सो आप क्लियरली यहाँ पर वर्क को डिफाइन करोगे एफ डी कॉस थीटा से। सो वर्क डन बाय अ फोर्स इज डिफाइंड टू बी द प्रोडक्ट ऑफ component of force in the direction of displacement and the magnitude of this displacement। देखो, कोई यदि ऑब्जेक्ट यदि इस डायरेक्शन में जा रहा है और फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो फोर्स का दो कंपोनेंट होगा। एक कंपोनेंट इस तरफ होगा, यदि ये थीटा एंगल बना रहा हो तो ये होगा एफ कॉस थीटा और इसका परपेंडिकुलर होगा एफ साइन थीटा। सो क्लियरली एफ साइन थीटा जो कि डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है और ये वर्क में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है। सो जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, नो वर्क इज डन। नो वर्क इज डन। क्यों? बिकॉज यहाँ पर जो cos 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा। मान लेते हैं कि आपको कोई ऑब्जेक्ट है जिसका डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है और फोर्स इस तरफ है, तो एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। और इसके कारण वर्क आप निकालना चाहोगे तो क्या होगा? एफ डी कॉस 90 डिग्री डेट इज 0। और इसीलिए कहा जाता है कि कोई यदि कूली अपने सर पे कोई सामान लेकर के जा रहा हो तो कोई वर्क डन नहीं करेगा। और लेकिन आप यदि ये चीज़ बोल करके कूली को रुपया नहीं दोगे ना तो कूली आपको मारेगा अलग से। क्यों? क्योंकि देखो, ये क्या है, कूली जो अपने सर पे सामान रखा है तो इस सामान पर फोर्स नीचे इसके हेड पर लगा रहा है mg और ऊपर की तरफ जो इसका हेड फोर्स लगा रहा है वो एक नॉर्मल फोर्स है और कूली जा रहा है इस तरफ। ठीक है? सो बेसिकली कूली जो फोर्स लगा रहा है वो n के इक्वल है, ऊपर की तरफ है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस तरफ है जो कि 90 डिग्री है। ठीक है? सो ये जो ऑब्जेक्ट ले जा रहा है कूली, तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स लगा रहा है ये भी कोई वर्क नहीं कर रहा है। नो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड नो वर्क डन बाय पोर्टर। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। सो फिजिक्स के टर्म में जो डिफाइन किया जाता है वो ऐसे किया जाता है। और देखो कि किस किस केस में वर्क 0 हो सकता है, उसको आगे यहाँ पर डिस्कस किया गया। उससे पहले देख लेते हैं क्या है। सो इफ़ देयर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, डी का वैल्यू 0 होगा तो वर्क का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, भले ही कितना भी फोर्स लगा दो। सो एफ का वैल्यू हाई होगा लेकिन डी 0 होगा तो वर्क डन 0 होगा। सो आप यदि किसी एक हार्ड ब्रिक वॉल को, हार्ड दीवार को यदि धक्का देते हो, आप कितना भी ट्राई करते हो, यदि वॉल
वाल मूव नहीं करता है तो कोई काम नहीं होता है। क्लियर है? बिकॉज कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है, वाल कहीं हट नहीं रहा है। Yet your muscles are alternatively contracting and relaxing, ठीक है, and internal energy is being used up and you get tired. लेकिन आपका जो मसल्स है ना वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और फिर वो रिलैक्स कर रहा है, बार बार कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, और इसमें आपका इंटरनल एनर्जी खर्च हो रहा है और इस कारण से आप थक जाते हो। मीन्स कि वर्क का जो मीनिंग है फिजिक्स में वो डे टू डे लाइफ से अलग है। डे टू डे लाइफ में आप किसी दीवार को यदि धक्का देने जाओगे ना तो आप बोलोगे कि हाँ मैं तो काम किया, मैंने दीवार को से धक्का दिया, लेकिन जब ये डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो कोई वर्क नहीं हुआ। डे टू डे लाइफ में कूली बोलेगा कि मैंने काम किया, लेकिन एंगल 90 डिग्री था तो कोई काम फिजिक्स के टर्म में नहीं हुआ। तो किस किस केस में काम नहीं होता है? जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, लाइक अ वेट लिफ्टर होल्डिंग ए 150 kg मास स्टीडली ऑन हिज शोल्डर फॉर 30 सेकेंड डज नो वर्क ऑन द लोड ड्यूरिंग दिस टाइम। लाइक सपोज करो कि कोई एक वेट लिफ्टर है जो कि यहाँ पर से एक बहुत भारी वेट को उठा लिया है। अब ये नीचे की तरफ वेट लग रहा है, mg लग रहा है, ठीक है, और ये वेट लिफ्टर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। तो ये वेट लिफ्टर जो फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं कर रहा है। सो जब रोके रखेगा ना तो कोई वर्क नहीं होगा, लेकिन जैसे इसको छोड़ देगा तो ये क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, सो उस केस में जो ग्रेविटी है ना वो वर्क डन कर देगा। तो ग्रेविटी नीचे की तरफ फोर्स लगेगा और नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, लेकिन रोके रखेगा तो कोई नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर लिख रखा होगा ये रोके हुए, स्टीडली ऑन हिज शोल्डर। सेकेंड क्या है, फोर्स इज जीरो। द ब्लॉक मूविंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल इज नॉट एक्टेड अपॉन बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स बट मे अंडरगो अ लार्ज डिस्प्लेसमेंट। लाइक आप सपोज करो कि यहाँ पर कोई एक ब्लॉक रख दिए हो और यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है, नो फ्रिक्शन। नो फ्रिक्शन होने के कारण इसको हल्का सा वेलोसिटी v दे दोगे ना तो ये अपने आप चलते रहेगा, चलते रहेगा। फ्रिक्शन फोर्स तो है नहीं, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है लेकिन फोर्स नहीं है, फोर्स जीरो है, तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो क्लियरली आपने वर्क डन देखा है एफ डी कॉस थीटा। सो यदि एफ जीरो के इक्वल हो जाएगा, ये आपको केस बी है, ठीक है, डी जीरो के इक्वल हो जाएगा, ये आपको केस 1 है, और थीटा जब 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हुआ, 270 डिग्री हुआ, मीन्स 90 या इसका ऑड मल्टीपल, ये आपको केस 3 होगा। सो द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और ये देखो, फॉर ब्लॉक मूविंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल द ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट do any work as it at right angle to the displacement। इसको हम लोग देख चुके हैं। सपोज करो कि इस पर कोई एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें कोई वर्क डन नहीं करेगा, नो वर्क बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है? सो ये तो आप समझ गए। इफ वी एज्यूम दैट द मून ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इज परफेक्टली सर्कुलर देन द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट वर्क। देखो ये आपको अर्थ है, इसके चारों तरफ मून घूम रहा है, ठीक है, इसके चारों तरफ ये मून घूम रहा है। सो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है इधर तरफ, ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स इधर लग रहा है और ये आपको इधर तरफ चल रहा है, ये तो आपको इसी के लॉन्ग चल रहा है ना। मीन्स कि हर एक पॉइंट पर सेंटर से इसका डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री बना रहा है। सर्कुलर मोशन में हम लोगों ने देखा था, कोई डाउट हो तो सर्कुलर मोशन का आप जो वीडियो है उसको देखें। सर्कुलर मोशन में ये क्या आपको फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ और मून के बीच का, वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स है। लेकिन चूंकि 90 डिग्री होगा तो कोई वर्क नहीं होगा। क्यों? बिकॉज द मून इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट इज टेंजेंशियल अलोंग द टेंजेंट व्हाइल द अर्थ फोर्स इज रेडियली इनवर्ड एंड थीटा इज इक्वल टू π/2। अब देखो, वर्क आपको पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव वर्क आपने देख लिया, मान लो यहाँ पर आपको डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में,
इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये फोर्स है, थीटा है, मीन्स कि थीटा यदि 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में हो तो आपको वर्क होता है एफ डी कॉस थीटा, और आपको इस एंगल के लिए कॉस थीटा आपको क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, ग्रेटर देन 0 होने का मतलब क्या हो गया कि वर्क क्या होगा, वर्क होगा पॉजिटिव, मीन्स कि ये जो फोर्स है ना वो डिस्प्लेसमेंट को सपोर्ट कर रहा है। अब क्या बोलोगे, फोर्स इज सपोर्टिंग द डिस्प्लेसमेंट। भाई कोई यदि आदमी इसको खींच रहा हो तो इसको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन यदि फ्रिक्शनल फोर्स ले लो, ठीक है, या कोई एक ऐसा दूसरा केस मानो कि ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा हो और फोर्स इधर लग रहा हो और जा इधर रहा हो, डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स इधर है, सो ये एंगल इनके बीच का ये एंगल है थीटा, और यहाँ पर देखो थीटा क्या है, 90 डिग्री से ग्रेटर देन थीटा है, ग्रेटर देन आपको चूंकि 90 डिग्री पर ये 0 हो जाता है, सो थीटा आपको ग्रेटर देन 90 डिग्री है बट लेस देन एंड इक्वल टू 180 डिग्री मान लो। ठीक है, सो इस केस में जो आपको वर्क होगा ये क्या होगा, निगेटिव। क्यों, बिकॉज कॉस थीटा इज लेस देन 0 एंड वर्क इज निगेटिव। इसका एक सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो ये सपोज करो फ्रिक्शनल फोर्स, ये स्टेबल पर फ्रिक्शनल फोर्स है एफ आपको मालूम है क्या होता है, म्यूजी। सो यदि ये एम मास है तो ये म्यूजी फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, और ये पीछे की तरफ लग रहा है, सपोज करो कि डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, तो मीन्स डिस्प्लेसमेंट से अपोजिट डायरेक्शन में होता है। सो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, फोर्स इस तरफ, देखो एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। सो 180 डिग्री एंगल होने के कारण क्या होता है, कॉस 180 डिग्री होगा -1 के इक्वल, और वर्क होगा एफ डी कॉस 180 डिग्री डेट इज -FD, और एफ का वैल्यू होगा -μg इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो क्लियरली इस केस में वर्क क्या हो गया, आपको निगेटिव हो गया। निगेटिव वर्क का मतलब क्या है, फोर्स इज हिंडरिंग या को रेसिस्टिंग, रोक रहा है, रेसिस्टिंग द डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है, सो यही वर्क के कंसेप्ट को दिया गया है। अब इसका कुछ यूनिट और डायमेंशन है, उसको हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। अब हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ वर्क देखते हैं। तो सबसे पहले डायमेंशन देख लेते हैं। सो आपको मालूम है वर्क होता है एफ डॉट डी, ठीक है, मीन्स कि इंटू कॉस थीटा। सो कॉस थीटा का तो कोई नो यूनिट नो डायमेंशन, सो इसका यूनिट और डायमेंशन में कोई रूल नहीं रहेगा, इन दोनों का रहेगा। सो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सलरेशन, एम हो गया, एक्सलेशन का हो गया LT -2। सो इसका हो गया डायमेंशन MLT -2, और डिस्प्लेसमेंट का हो गया L, तो हो गया ML² T-2। तो ये हो गया। इसका ऐसा यूनिट के बारे में बात करते हैं। सो इसका ऐसा यूनिट है आपको जूल, जो कि फेमस ब्रिटिश फिजिसिस्ट जेम्स जूल के नाम पर बेस्ड है। ठीक है, अब ये क्या है कि इसका जो यूनिट है वो कैसे आप देखोगे, जूल है। सो एफ डॉट डी है वर्क, मीन्स कि 1 जूल कैसे डिफाइन होगा, 1 जूल होगा इफ 1 न्यूटन फोर्स मूव्स एन ऑब्जेक्ट बाय 1 मीटर। ठीक है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, डेट इज 1 न्यूटन मीटर, और ये होगा 1 जूल। क्लियर है, मीन्स कि कोई यदि 1 न्यूटन का फोर्स होता है जो किसी ऑब्जेक्ट को 1 मीटर से मूव कराएगा, तो जो वर्क डन होगा वो जूल होता है। ये आपको ऐसा यूनिट है, क्या है ऐसा यूनिट। और दूसरा क्या है, CGS यूनिट। CGS यूनिट क्या होगा, जब आपको W है और ये क्या है 1 डायन का फोर्स, ठीक है, 1 डायन फोर्स मूव्स एन ऑब्जेक्ट बाय 1 सेंटीमीटर। देखो CGS में यूनिट फोर्स का क्या होता है, डायन, और ये जो मूवमेंट या डिस्प्लेसमेंट का होता है सेंटीमीटर। और यहाँ पर वर्क हो जाएगा 1 डायन
इंटू 1 सेंटीमीटर, और इसको बोलते हैं 1 अर्ग। क्या बोलते हैं? 1 अर्ग। अब जूल और अर्ग के बीच का जो रिलेशनशिप है वो आप जान जाओ। सो आप देखो 1 जूल हो गया आपको 1 न्यूटन मीटर, दैट इज़ 1, और डायन होता है, डायन और न्यूटन के बीच में कितना का वैल्यू होता है? 10⁵ डायन। सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन, और 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो ये हो गया 10⁷ डायन सेंटीमीटर, और डायन सेंटीमीटर अर्ग के इक्वल है, दैट इज 10⁷ अर्ग। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि 1 जूल आया 10⁷ अर्ग के इक्वल। क्लियर है? इसके अलावा एक इसका अदर यूनिट होता है जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल यूनिट बोलते हैं, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। सो देखो अभी जो आपने यूनिट देखा वो क्या था? एब्सोल्यूट यूनिट। सो एब्सोल्यूट यूनिट में देखा था एसआई में था आपको जूल, और सीजीएस में था क्या था? अर्ग। इनके बीच का रिलेशनशिप भी आपने देखा, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग। अब जो दूसरा यूनिट है वो क्या है? ग्रेविटेशनल यूनिट। जहाँ तक ये आप देख कर समझ के ग्रेविटी से लिंक्ड है, मीन्स कि कोई फोर्स जो है जिसका वैल्यू होगा 1 kg वेट। ठीक है, फोर्स का वैल्यू कितना है? 1 kg वेट। सो इफ फोर्स ऑफ 1 kg वेट डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट बाय 1 मीटर। 1 मीटर, सो 1 kg वेट कहने का मतलब क्या हो गया? देखो mg, जहाँ m का वैल्यू कितना है? 1 किलोग्राम। सो फोर्स का वैल्यू हो गया 1 किलोग्राम का वेट, जिसका वैल्यू हो गया mg, और m का वैल्यू यदि 1 कर दोगे तो ये कितना हो गया? g के इक्वल हो गया, डेट इज 9.81। ठीक है, सो 9.81 न्यूटन हो गया फोर्स का वैल्यू। जी का वैल्यू 9.8 होता है। सो यहाँ से ये यदि डिस्प्लेसमेंट कर दिया 1 मीटर से, तो जो आपको आएगा 1 kg मीटर जो यूनिट होगा उसका वैल्यू कितना होगा? 9.81 न्यूटन इंटू 1 मीटर, डेट इज 9.81 जूल, डेट इज यही आ गया आपको वैल्यू। सो 1 kg मीटर जो ग्रेविटेशनल यूनिट है वो एब्सोल्यूट यूनिट के टर्म में 9.81 जूल के इक्वल होता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और आपके बुक में जो 1-2 और दिया है यूनिट उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। क्यों? अच्छा, ऐसा क्यों दिया है यूनिट? क्योंकि वर्क और एनर्जी दोनों का जो यूनिट है ना वो सेम होता है, दोनों का यूनिट जूल है। इसलिए ये आपको जितना वर्क किया वो एनर्जी में चेंज हो जाता है। हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम में भी देखे थे। सो देखो अर्ग तो एक यूनिट हम लोग देख चुके हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें 2 टर्म है, एक E है और एक V है। सो एक Q चार्ज जिसका की वैल्यू है 1 इलेक्ट्रॉन, मीन्स कि एक इलेक्ट्रॉन को यदि आपको V वोल्ट से या 1 वोल्ट से एक्सेलरेट किया जाए तो जो एनर्जी होता है, जो वर्क डन होता है, वही कहलाता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझे या नहीं समझे? देखो एक इलेक्ट्रॉन है, उसको यदि आप 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दोगे तो जो एनर्जी होता है, एनर्जी या वर्क डन होता है वो Q इंटू V होता है। सो Q का वैल्यू हो गया 1 इलेक्ट्रॉन और वोल्ट का वैल्यू हो गया 1 वोल्ट। सो E का वैल्यू हुआ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और ये हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के इक्वल। तो क्लियरली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के। और कैलोरी देखो, 1 कैलोरी होता है 4.186 जूल, ये बिल्कुल अब ध्यान रखना है। और किलो वाट आवर्स क्या होता है? ये 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के इक्वल है। अब देखो 1 वाट आवर को कैसे डिफाइन करते हैं। सो 1 वाट का बल्ब देखे हो, बल्ब आपको कितना है? 100 वाट का है। मैं उससे बाद में से लिंक करूंगा। लेकिन 1 वाट का पावर यदि 1 घंटा तक चलेगा ना तो उसको 1 वाट आवर बोलेंगे। और ये होता है इक्वल 3600 जूल के इक्वल, या फिर बोलो 3.6 इंटू 10⁻³ जूल के इक्वल। सो वैसे ही यदि 100 वाट का कोई बल्ब हो और 1 घंटा चलाओगे तो ये कितना जूल एनर्जी इसे निकलेगा या कितना जूल एनर्जी यूज करेगा?
सो 1 वाट आवर है 3600 जूल, और 100 वाट आवर कितना हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁵ जूल के इक्वल हो जाएगा। और देखो किलो वाट आवर में क्या हो गया, किलो का टर्म आ गया। सो आगे में इससे कितना से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10⁻³ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इसमें जब 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के इक्वल होगा। सो मेरे ख्याल में ये आपको वर्क का जो बेसिक कंसेप्ट आपके एनसीईआरटी में दिया गया है उसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगले वीडियो में हम लोग एक एग्जाम्पल नंबर 6.3 देखेंगे और नीट का एक अच्छा प्रॉब्लम देखेंगे। आप आई एम श्योर आपको वीडियो अच्छा लगा हो। कुछ भी डाउट होने से मुझसे कमेंट करके पूछिए। कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।